नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो। और इस वीडियो में बात करता हूं कि किस तरह से आप जनरल स्टडी पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं और जनरल स्टडी और करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन को लेकर के मैं ये वीडियो आता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू नेचर की वीडियो है जिसमें आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हाँ, इसको एग्जाम की तरह ट्रीट करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। तो मैक्सिमम सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और इस तरह से अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये आप प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है। विद रेफरेंस टू द रणथंभौर नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये रणथंभौर नेशनल पार्क है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, इस नेशनल पार्क के रिगार्डिंग में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जैसे नीचे मेंशन है ना आपके कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द अरावली एंड विंध्याचल रेंज। यानी कि अरावली और विंध्याचल रेंज जो पर्वत है, माउंटेन है, उसके जो रेंज है जहां पे वो दोनों मिलते हैं, जंक्शन जहां पे, वहां पर ये नेशनल पार्क है। ठीक है, फर्स्ट ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप इज मेनली फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। यानी कि इस नेशनल पार्क में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, ये उसकी क्लाइमेट के बारे में आपको डिफाइन किया जा रहा है कि इस नेशनल पार्क में इस तरह का क्लाइमेट है। चलो, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है कि भी ये अगर आप ये सही है इट मींस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको लगता है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इट मींस आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है इट मींस जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी के अंदर ये है कि दोनों आंसर गलत होने चाहिए, दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब समझ लेते कहां है ये रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, बट ये राजस्थान के अंदर ये लोकेटेड है। अगर इन स्टेट वाइज अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो अरावली और विंध्याचल जो रेंज है, इन दोनों की जो रेंज है, इनके जंक्शन पर ये लोकेटेड है। मेनली ये राजस्थान के अंदर जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास का एरिया जो कि करौली और इन दोनों के बीच का जो एरिया है, यहां पर ये इसकी लोकेशन है। यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा हो गया वो करेक्ट हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते सेकंड। तो सेकंड में आपको इस नेशनल पार्क के क्लाइमेट के बारे में बोला गया था। तो क्लाइमेट के बारे में मैं बताऊंगा। इसका जो क्लाइमेट होता है, जो मेनली होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस क्लाइमेट होता है। यानी कि क्लाइमेट के बारे में जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ था फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, जिसमें ये बोला गया कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नहीं भाई, मॉइस्ट वहां पे ज्यादा मतलब पानी वाला, यानी कि यूं कह सकते हैं मॉइस्चर जैसा नेचर नहीं है वहां, मतलब कि वो ट्रॉपिकल ड्राई डेडिशियस नेचर इन्वायरमेंट है वहां पे। यानी कि ये हो गया कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सेकंड स्टेटमेंट वो गलत हो गया इसकी वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इट मींस ये हुआ कि भी ये हमारा जो आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉरेस्ट है वो फेमस है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ये गिवन है और नीचे पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि लेबर इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। यानी कि आप समझ गए कि क्वेश्चन कहां से उठाया जा रहा है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है जो लेबर जो टर्म है ये किसके अंदर आता है, ये सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। और आगे बताया जा रहा है कि ये 7th शेड्यूल के अंदर आता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री में स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 तरह की लिस्ट है हमारी कंट्री के अंदर, और इसके बीच में सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो लेबर जो टर्म है ये कौन से लिस्ट में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। और स्टेटमेंट 1 में आपको बोला जा रहा है ये कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये हुआ जहां पे स्टेट और
स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के लॉ फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड स्टेटमेंट में उसमें बोला जा रहा था मिनिमम वेजेस, यानी कि लेबर की बात हो रही है तो वेजेस उसी से रिलेटेड है कि मिनिमम वेजेस ऑफ द लेबर इंक्लूड द बेसिक नीड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्पेसिफिक कम्युनिटी। अच्छा, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आप मिनिमम वेजेस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर इंक्लूड होती है बेसिक नीड। ठीक है, बेसिक नीड किसके बेस्ड पर? कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेस्ड पर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात की जा रही है। तो ये कुछ डाटा आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी का मतलब है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी का मतलब है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी का मतलब बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ए है। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है, यानी कि जो लेबर अगर टर्म की हम बात करें, ठीक है, लेबर टर्म की बात करें तो लेबर जो आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है ना, स्टेट लिस्ट, ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है ना स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि लॉ फॉर्मेशन दोनों मिलकर करती है, स्टेट और सेंटर। अच्छा, अगर स्टेट ने लॉ नहीं बनाया है और सेंटर ने ऑलरेडी बना रखा है लॉ, तो कई बार क्या होता है कि स्टेट लॉ अगर नहीं बना रही है तो फिर वो क्या करती है, जो सेंटर का लॉ है वो ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि मिनिमम वेजेस के बारे में कुछ बोला गया था आपको कि मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, और वो भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। अब ये टर्म समझ लेते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम वेजेस क्या आता है। मिनिमम वेजेस का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी लेबर के लिए पेमेंट डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, लेबर के लिए जो भी पेमेंट डिसाइड किया हुआ है, जो भी वेजेस डिसाइड किया हुआ है, उसकी बात की जाती है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि आईएलओ ने जो डिसाइड किया हुआ है जो एक फिक्स रेट वेजेस के लिए, उसको हम मिनिमम वेजेस बोलते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं भी लिविंग वेज क्या होती है। तो लिविंग वेज का मतलब ये होता है कि भाई जैसे हम अपनी कंट्री को एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूंगा, लिविंग वेज का मतलब होता है कि हमारे बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट की जरूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को ध्यान में रखते अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो उसे तो हम लिविंग वेजेस बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और टर्म भी है जो आपको पता होना चाहिए कि फेयर वेजेस क्या होता है, और उसके बाद स्टारवेजेशन वेजेस क्या होता है। तो ये कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए। फेयर वेजेस का मतलब ये होता है कि भी आपकी जो भी लिविंग वेज है, लिविंग वेज और फिर उसके बाद जो मिनिमम वेज है, इसके बीच का जो रेट होता है उसे हम फेयर वेजेस बोलते हैं। यानी कि मिनिमम वेज वो होता है जो कि आईएलओ ने डिसाइड किया हुआ है। लिविंग वेज का मतलब ये होता है कि हम अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो हमें वेज की रिक्वायरमेंट होती है। और फेयर वेज का मतलब क्या होता है? फेयर वेज क्या होता है? मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच का अमाउंट आप बोल सकते हैं। अच्छा, स्टारवेशन वेजेस का मतलब ये होता है कि भी जो भी आपकी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, जो भी एक ऑर्डिनरी लाइफ के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जो भी अमाउंट आपको चाहिए, जो भी आपको वेजेस चाहिए, उस वेजेस को हम स्टारवेशन वेजेस कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो आपको मिनिमम वेज का जो डेफिनेशन दिया गया था वो गलत दिया गया था, इसलिए ये बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भी आईएलओ जो है इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता लगी गई, इसकी स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपने पढ़ना है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इज अंडर द एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। यानी कि आपको मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर ये नेशनल मिशन ऑफ फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में डील होता है, जो इसके अंदर आती है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि पुराने टाइम पे अगर किसी ने कुछ हाथ से लिख करके, जो हमारी जो पांडुलिपि वगैरह है, जो चीजें पुराने टाइम पे लिखी हुई कोई चीज किसी के हाथ से कुछ चीज मिल जाती है हमारे खुदाई वगैरह करने पर, ठीक है, तो सर्वे वर्वे करने पर, तो उसकी बात की जा रही है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला गया कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। एचआरडी का मतलब है कि एक मिनट, तो एचआरडी का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिसके अंदर एजुकेशन वगैरह चीजें आती है।
ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल को याद रखने के लिए आप याद कर सकते हो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, ठीक है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये मैन्युस्क्रिप्ट जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि माइनॉरिटी अफेयर के अंदर ये आती है मैन्युस्क्रिप्ट, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ट्राइबल अफेयर के अंदर आती है मैन्युस्क्रिप्ट। तो अब आपको ये बताना है कि मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी का मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि पुराने टाइम की बात की जा रही है, ओल्ड टाइम की। ओल्ड टाइम का मतलब हो गया पास्ट टाइम की बात की जा रही है। तो पास्ट में क्या हो सकता है, किसी के बारे में डिटेल होगी, यानी कि उसका कल्चर कैसा था, उस टाइम लोग कैसे लिखते थे, तो ये सब चीजें बेसिकली होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में आती है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है क्या। तो ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को 2003 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि जो हमारे जो पास्ट में कुछ इस तरह की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसे संभाल के रखा जा सके। और इसके अंदर जो जो चीजें आते हैं आपको पता होना चाहिए। किसी भी पेपर के ऊपर, किसी बार्क्स के ऊपर, या फिर क्लोथ के ऊपर, या मेटल के ऊपर, या पाल्म के ऊपर, लीफ के ऊपर, इन चीजों के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ पुराने टाइम पे हैंड रिटन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाता है, तो उसे प्रिजर्व करने के, उसको संभाल के रखने के लिए ये मिनिस्ट्री काम करती है। और ध्यान में ये रखना है इसके अंदर कि भी ये एटलीस्ट 75 ईयर पुरानी होनी चाहिए, तब इसके लिए इसको ट्रीट किया जाता है, इसके अपने अंडर में लाया जाता है, और इसे साइंटिफिक और हिस्टोरिकल वैल्यू समझते हुए, यानी कि साइंटिफिक तरीके से उसको संभाल के रखा जाता है, हिस्टोरिकल एविडेंस समझकर, एस्थेटिक्स वैल्यू समझ करके उसे संभाला जाता है, क्योंकि हमारी पास्ट की, हमारी हिस्ट्री, हमारी ग्लोरी है हमारी पास्ट के अंदर, उन चीजों को संभालने के लिए काम करती है। तो आप ये बोल सकते हैं जो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ध्यान रखिए ऑप्शन बी बोल रहा हूं मैं। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रबारी, भारवद और चरण कम्युनिटी बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये कुछ कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी के बारे में आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। 2 ये हो गए और एक तीसरा ये, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप इनको अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ये जो कम्युनिटी है झारखंड बेस्ड एक कम्युनिटी है, ये सारी कम्युनिटी है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि असम से जुड़ी हुई है तीनों कम्युनिटी। सी में आपसे बोला जा रहा है ये गुजरात से बेस्ड है, या गुजरात से जुड़ी हुई कम्युनिटी है। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ बेस्ड ये तीनों कम्युनिटी है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ ये तीनों कम्युनिटी गुजरात से बिलोंग करती है, रबारी, भारवद और चरण, ये तीनों के तीनों वहां की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंतर्गत इसे मेनली काउंट किया जाता है, वहां से बिलोंग करती है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि रिसेंटली अभी गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 5 मेंबर कमीशन सेट किया था, जो कि ये आइडेंटिफाई करेगी कि हमारे एक स्टेट के अंदर, यानी हमारे स्टेट का मतलब है गुजरात स्टेट के अंदर एसटी कम्युनिटी कौन कौन सी होगी, उसकी लिस्ट प्रिपेयर करने को संबंधित एक कमीशन सेट किया था। इस वजह से क्वेश्चन न्यूज में है। और इन तीनों कम्युनिटी को, यानी कि रबारी, ठीक है, रबारी, भारवद और चरण, इन तीनों कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी के अंदर इसे रखा गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। सी का मतलब ये हो गया रबारी, भागवत और चरण तीनों ही कम्युनिटी गुजरात की एसटी कम्युनिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे शॉर्ट में IMR बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। और इसके अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और नीचे आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये कोड गिवन है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ, यानी कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि 1 साल के अंतर्गत के कम एज का जो बच्चा डेथ होती है 1000 के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये एक रेट है, डेथ की रेट है उन बच्चों की जो ये 1 साल से कम एज की है,
ठीक है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये हुआ कि वो बच्चों की डेथ होने की एक रेट के बारे में ये रिफ्लेक्ट करता है डाटा को, और ये किसके कंपैरिजन में 1000 बच्चों के या 1000 जन के ऊपर ये डिसाइड होता है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल जो है वो क्या करता है, वो एस्टिमेट करता है। एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट करता है, निर्धारित करता है कि भी ये डाटा क्या होगा, और इसे बोला जाए ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। यानी कि रजिस्ट्रार जनरल इस डाटा को प्रोड्यूस करता है या बनाता है, तैयार करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। दोस्त, ये दूसरी स्टेटमेंट थी। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज हायर इन रूरल एरिया देन इन अर्बन एरिया। ये बोला जा रहा है कि रूरल एरिया के अंदर, यानी गांव वाले एरिया के अंदर इसका रेट जो है बहुत हाई है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या है, ये लेस है क्योंकि वहां हॉस्पिटल वगैरह बाकी फैसिलिटी बच्चों के लिए है, और रूरल एरिया में क्योंकि इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, इस तरह की फैसिलिटी, मतलब मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूं, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो रेट है वो थोड़ा हाई हो जाता है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो तीन ये स्टेटमेंट आपके पास, तीनों स्टेटमेंट में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि बी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये दोनों। और बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। थर्ड में सी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री, यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है बताइए क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं। हाँ, जैसे आपको स्टेटमेंट में बोला गया था कि भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि पर 1000 बर्थ में कितने ऐसे बच्चे जिनकी डेथ हो रही है लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये जो बात बोली गई थी बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अगर आपको डिफाइन करना हो, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, तो आप बोल सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज एज पर द 1000 पर बर्थ, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट था, थर्ड में ये आपको बोला गया था कि भी रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्यों, जिसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रूरल एरिया में क्या होता है कि भी फैसिलिटी थोड़ी कम होती है। तो हमारी कंट्री में रूरल एरिया में 36 डेथ हो जाती है पर 1000 में, ठीक है, अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। अगर अर्बन की बात करें तो अर्बन एरिया में बोला जा रहा है 23 बच्चे की डेथ हो जाती है लेस देन 1 ईयर के अंदर। तो ये मोर्टेलिटी रेट के बारे में ये चीजें जो है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया था कि भी इस डाटा को कौन तैयार करती है, रजिस्ट्रार जनरल तैयार करती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तैयार करती है, लेकिन जो इसके बारे में मिनिस्ट्री के बारे में बोला गया था, मिनिस्ट्री आपको गलत बता दी गई थी। मिनिस्ट्री आपको बोला गया था स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो गलत है, बल्कि ये किसके अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली जो लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था हमारी कंट्री में, तो होम अफेयर के मिनिस्टर कौन है, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि भी ILO के हेड कौन है अभी रिसेंट टाइम पे, करंट टाइम पे, इसके बारे में जरूर कमेंट बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए है, और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि भी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज सिचुएटेड इन द झारखंड, यानी कि इसकी जो लोकेशन बताई जा रही है झारखंड स्टेट के अंदर है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है रिसेंटली अ फंगी नेम्ड, अभी रिसेंटली कोई फंगी है जिसका नाम रखा गया है ओपिकॉर्डे कैप्स न्यूटन हैज बीन सपोर्टेड ऑन द फर्स्ट टाइम इन दिस नेशनल पार्क, यानी कि इस नेशनल पार्क के अंदर एक फंगी डिस्कवर किया गया है, सपोर्ट किया गया है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है ओपिकॉर्डे कैप न्यूटन्स। ये फंगी डिस्कवर किया गया है, इसके बारे में पता चला है, जिस वजह से ये न्यूज में हो गया है नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। अब आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो भी आपको लगता है उसे चूज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है,
बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है वो आप आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि ये झारखंड में इसकी लोकेशन ना होकर के इसकी जो लोकेशन है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, उस रीजन के अंदर ये नेशनल पार्क है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ना कि झारखंड के अंदर है। तो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि भी ये ओपिकॉट ड्राइकैप न्यूटन्स फंगी अभी फर्स्ट टाइम कांगेर वैली नेशनल पार्क में इन्होंने इसे पाया है। इस वजह से ये काफी न्यूज में हो गया और पूरे चांसेस है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में जान लेते हैं ये कांगेर वैली नेशनल पार्क को। तो इसे नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वो 1982 में दिया गया था। ये बस्तर रिवर जो उसके पास वाला जो एरिया है जिसे बस्तर रीजन बोला जाता है उधर इसकी लोकेशन है। इस हिसाब से करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो बी हो गया। बी का मतलब है सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द सुंदरबन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि सुंदरबन से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन है। और यहां पे आपके पास तीन स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड ये और थर्ड ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है सुंदरबन वेटलैंड हैज बीन अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि सुंदरबन एक ऐसा वेटलैंड एरिया है जिसे ये भी स्टेटस मिला हुआ है कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इंपॉर्टेंस को एक तरह से सिंबलाइज करने के लिए इसे वेटलैंड एरिया की कैटेगरी में भी इसे एक इंपॉर्टेंस प्लेस का दर्जा दिया गया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द यूनेस्को MAB प्रोग्राम। अब ये MAB प्रोग्राम क्या है, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है MAB, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपके पास, तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। MAB यानी कि मैन एनिमल, अब कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, थोड़ा हिंट मैंने दे दिया, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अगर हम बात करते हैं सुंदरबन की। चलिए अब डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो तीनों स्टेटमेंट था, तो सुंदरबन जो इसे ये एक तरह से मैंग्रोव एरिया है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के आसपास जो एक डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि वेटलैंड एरिया क्रिएट हो जाता है जिसे मैंग्रोव एरिया भी आप बोल सकते हैं, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है जिसे यूनेस्को ने 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक स्टेटस दिया हुआ था, इसे डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड ये है कि रामसर कन्वेंशन जो कि 2019 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस भी दिया गया है एज ए वेटलैंड एरिया, ठीक है, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी के अंदर भी इसे स्टेटस मिला हुआ है 2019 में रामेश्वर कन्वेंशन के अंदर। अब रामेश्वर एक सिटी है ईरान के अंदर जहां ही कन्वेंशन हुई थी, इस वजह से इसे रामेश्वर कन्वेंशन बोला जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। और इस अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें कि रामेश्वर कन्वेंशन है क्या, तो भी ये 1971 में एक कन्वेंशन हुई थी जहां पे जो भी मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था, तो वो जितने भी वर्ल्ड में वेटलैंड एरिया है उसे कंजर्व करने के लिए, उसे सस्टेनेबल बनाने के लिए एक कन्वेंशन साइन हुआ था और इनके प्रोटेक्शन के लिए
काम करने पे जोर दिया गया था, यानी कि जितने भी हैबिटाट्स हैं, जो भी नेचुरल वेटलैंड एरिया है, उस पे फोकस किया जाता है इस कन्वेंशन के अंतर्गत। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जहां पे एक टर्म था एमएबी। एमएबी का मतलब है यहाँ पर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 1989 के अंदर सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे अडॉप्ट किया था, इसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर अच्छे से इसका यूज कर सके और इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए फोकस किया गया था। और यूनेस्को ने 1970 के अंदर इस प्रोग्राम को यूनेस्को ने लागू किया था वर्ल्ड ओवर में। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अगर हम बात करें सुंदरवन एरिया की। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा डी का मतलब है कि ऑल थ्री स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट गिवन है, जैसा बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको ध्यान से पढ़िए पहले, और नीचे बोला जा रहा है स्टेटमेंट गिवन अब जो भी ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये वाला है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इन 2002 थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 2002 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक एक्ट लाया गया था, जिसमें ये बोला गया कि भी राइट टू ये एजुकेशन को हमारी कंट्री के अंदर ये एक फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। 2002 में एक बिल लाया था, ये बोला जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मैंडेट 25 रिजर्वेशन इन द प्राइवेट स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज सेक्शन, यानी कि ये जो क्वेश्चन टोटली बेस्ड है राइट टू एजुकेशन के ऊपर। एक बिल आया था 2002 में जिसको में ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए कि भी एजुकेशन को, और इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फिर इसे लागू भी कर दिया गया था 2009 में। अच्छा, और ये बोला गया कि भी कि 25% जो डिसएडवांटेज ग्रुप के सेक्शन के जो लोग हैं, वहां के जो बच्चे, उन्हें प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। कहने का मतलब है कि उनको इन स्कूलों में पढ़ने के लिए एडमिशन दिया जाए। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। तो चार ऑप्शन कुछ इस तरह से आपके पास है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1, 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F के अंदर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इसे लाया गया है कि भी स्टेट को एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना है, यानी कि हर किसी के रीच में पहुंच सके। ये इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके तहत ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कि 86 अमेंडमेंट हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, और ये बिल आया था 2002 के अंदर आया था। और फिर बाद में इसे राइट टू एजुकेशन, इसको इसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया पार्ट 3 के अंदर। और जो अमेंडमेंट किया गया, एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था, कि आर्टिकल 21A में इसे ऐड कर दिया गया। 21 आर्टिकल में ये बोला जाता है कि लाइफ विद डिग्निटी की बात की जाती है। तो ये एजुकेशन को एक डिग्निटी का सिंबल माना गया, और फिर राइट टू एजुकेशन को हमारी कंट्री के अंदर एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जिसमें यह बोला गया कि 6 से लेकर 14 साल यानी कि 6 to 14 ईयर के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में इसे 2009 में इसे पास भी कर दिया गया। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट में यह बोला जा रहा था आपसे कि भी 25% जो स्ट्रेंथ होंगी प्राइवेट स्कूल के अंदर, उसके अंदर ये मैंडेटरी है कि वो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो फैमिली से जो बच्चे होंगे उनको एडमिशन देना मैंडेटरी है। अब ये समझना जरूरी है कि भाई डिसएडवांटेज ग्रुप कौन सा है। तो उसके अंदर SC ST के बच्चे, सोशल बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे, और डिसेबल्ड जो चाइल्ड है
उन सब बच्चों को एडमिशन देना मैंडेटरी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत इसे डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर डाला गया है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आई होप आपको ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो पॉलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं वो सारे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिए गए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इसके नोट्स बना के इसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द स्वाभिमान अचल is known as the cut-off region due to the left-wing extremism is located in, यानी कि ये जो एक एरिया है हमारी कंट्री के अंदर जिसे बोला जा रहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम लोकेटेड है, मतलब बिल्कुल लेफ्ट हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है इस एरिया को, एक एरिया हमारी कंट्री के अंदर। तो वो एरिया कहां पे लोकेटेड है आपको ये बताना है। जिसे स्वाभिमान अचल एक तरह से ग्रुप है जिसे ये रन कर रहा है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है स्वाभिमान अचल जो ये रिलेटेड है उड़ीसा स्टेट से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। बी में बोला जा रहा है ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये झारखंड से रिलेटेड एक रीजन है। तो ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि स्वाभिमान अंचल ये किस रीजन से रिलेटेड है या लोकेटेड है। आपको उस स्टेट को आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ ये उड़ीसा से रिलेटेड है। हमारी कंट्री में जो ईस्टर्न घाट के पास जो एरिया है उड़ीसा स्टेट है, वहां से ये रिलेटेड है स्वाभिमान अचल रीजन, जिसे पहले बोला जाता है इसे पहले ये जो एरिया है उड़ीसा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, उस एरिया के अंदर इसे आता है। बाकी और डिटेल में जान लेते हैं कि भाई ये इसके बारे में कि स्वाभिमान अचल के। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर का जो एरिया है, उस एरिया में उसके साथ में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम स्टेक होल्डर बन जाते हैं, जो वहां पर ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं जो हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हमारा ए है। और ये जो है तीन तरह से ये वाटर से कवर्ड है, इस वजह से भी ये काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में भी कई बार ऐसे लिख दिया जाता है NSDC, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये रहा और स्टेटमेंट 3 ये, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट है, सॉरी तीन नहीं दो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड स्टेटमेंट ये, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है इट वाज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे सेट किया था, यानी कि स्टैब्लिश किया था। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चारों ऑप्शन में से दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे कि शॉर्ट में कई बार NSDC भी बोला जा सकता है, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे हमारी कंट्री में 2008 में सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 के को ध्यान में रखते हुए इसके फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। और इसके बाद ये बोला जा रहा है कि भी ये जो आपके पास लिमिटेड कंपनी है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिलकर के इसे फॉर्मेशन किया था, यानी स्टैब्लिश किया था, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस का 49 शेयर है और 51% जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर का है। यानी कि ये पीपीपी मॉडल पे, यानी कि PPP मॉडल पर ये स्टैब्लिश किया गया है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो 51% है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस की अगर हम बात करें, जिसके अंदर ये एस्टेब्लिश्ड है,
उसका शेयर यहाँ पे 49% है। और मेनली जो इस इंस्टीट्यूशन को, यानी कि कह सकते हो इस कंपनी को जो एस्टेब्लिश किया गया था, इसके पीछे जो एम था वो प्रमोट करना था स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी हमारी कंट्री के अंदर, ताकि लोगों को क्या करते एम्प्लॉयमेंट मिल सके और प्रोडक्ट वगैरह भी अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल हो सके हमारी कंट्री के अंदर। इस वजह से इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो आप ये बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया, करेक्ट आंसर है आपका सी का मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है। तो विद रेफरेंस टू द टाइगर सेंसस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर टाइगर के सेंसस से रिलेटेड आपके पास ये कुछ डाटा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और ये स्टेटमेंट 3। और आपसे नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द टाइगर सेंसस इज डन एवरी 5 ईयर बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में NTCA भी बोला जा रहा है। क्या हर 5 साल में एक बार ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है NTCA के द्वारा। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इंडिया हैज फुलफिल्ड इट्स रेजोल्यूशन मेड इन 2010 टू डबल द टाइगर नंबर बिफोर द टारगेट ईयर ऑफ 2022। हमारी कंट्री ने 2010 में एक रेजोल्यूशन लिया था कि 2022 तक, उससे पहले या उस डेट तक क्या करेगी कि टाइगर की जो भी पॉपुलेशन है उसे डबल करने के लिए इनिशिएटिव उठाएगी। ये रेजोल्यूशन लिया था 2010 में। स्टेटमेंट 2 में आपसे ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 3 में आपसे बोला जा रहा है द टाइगर हैज फुलफिल, अच्छा ये तो हो गया। इंडिया 2018 टाइगर सेंसस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वर्ल्ड लाइफ सर्वे। ये 3 स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि 2018 में जो टाइगर सेंसस हुआ था ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे है। किसकी बात करें हम, एनिमल के रिगार्डिंग में। तो ये 3 स्टेटमेंट है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 की हम बात करें तो वो गलत है। क्यों गलत है अब वो देख लेते हैं। तो टाइगर सेंसस की अगर हम बात करें हमारी कंट्री के अंदर, तो जैसे आपके लिए स्टेटमेंट में बोला गया था कि एवरी 5 ईयर में कंडक्ट किया जाता है, नहीं, एवरी 5 ईयर में नहीं, एवरी 4 ईयर में कंडक्ट किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। और कंडक्ट करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, शॉर्ट में जिसे NTCA भी बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये एवरी 4 ईयर में कंडक्ट किया जाता है सेंसस, ना कि 5 साल में, अगर हम टाइगर सेंसस की बात करते हैं तो। अब बाकी के जो 2 स्टेटमेंट है कि भाई हमारी कंट्री ने 2010 में एक रेजोल्यूशन रखा था कि भी हम 2022 तक हम लोग क्या करेंगे, टाइगर की जो भी पॉपुलेशन है उसे डबल करेंगे। ये रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुई थी 2010 में, तब ये रेजोल्यूशन हमारी कंट्री के द्वारा लिया गया था, जिसे हम फुलफिल कर पा रहे हैं। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। तो स्टेटमेंट 3 में आपसे ये बोला गया था कि 2018 में जो टाइगर सेंसस हमारी कंट्री के अंदर जो हुआ था, उसने क्या हुआ, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट किया गया है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, और इस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये बात मेंशन की गई है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग सर्वे है किसी एनिमल बेस्ड पे। अच्छा, और ये जो डबल हो गई है, अगर आप टाइगर्स की नंबर की अगर हमारी कंट्री में बात करें तो 2010 में ये 1500 के अराउंड थी, और 2020 यानी कि करंट ईयर की मैं बात करूं तो इस टाइम 2976 से, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर टाइगर की। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी का मतलब है 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द पद्मा स्वामी टेम्पल
sometimes seen in the news belongs to the which style of architecture। यानी कि आपको ये बताना है कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो हमारी कंट्री के अंदर है, इसे किस आर्किटेक्चर स्टाइल में इसे क्रिएट किया गया, इसे बनाया गया था, ये बताना है। तो ऑप्शन आपकी कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है चोला आर्किटेक्चर, आप बोल सकते हो। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है चेरस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है पांड्या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जाए होयसला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करिए कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो हमारी कंट्री के अंदर है, ये किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा इसे बिल्ड किया गया था हमारी कंट्री में। अब ये रिसेंटली न्यूज में होने की वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि चेयर्स स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो। ये 8th सेंचुरी में हमारी कंट्री में 8th सेंचुरी में इसे बनाया गया था, ठीक है। और जब ये बनाया गया तब ये मेनली जो मटेरियल यूज किया गया था, इसे वुड यूज किया था। बाद में इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके इसमें ग्रेनाइट वगैरह भी यूज करके इसे ठीक ठाक बना दिया गया था, ठीक है। तो यानी कि ये बोल सकते हो कि भी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कुछ और बातें भी आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली न्यूज में होने की वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री के जो अंदर है, उसने एक डिसीजन दिया है कि भी ये डिसीजन दिया था कि त्रावणकोर रॉयल फैमिली जो है वो इसे मैनेज करेगी, इसका ध्यान रखेगी, जो कि केरला में यानी कि तिरुवनंतपुरम में आप कह सकते हैं ये एग्जिस्ट करती है ये टेम्पल। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाता है। बाकी आप ये भी बोल सकते हैं कि 108 होली टेम्पल जो हमारी कंट्री के अंदर वैष्णविज्म के ऊपर है, उनमें से ये एक टेम्पल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द तांगम लैंग्वेज विच इज मार्क्ड क्रिटिकल डेंजर बाय द यूनेस्को इज स्पोकन इन विच स्टेट। यानी कि ऐसी कौन सा स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर जिसके अंदर ये लैंग्वेज यानी कि तांगम लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपको वो स्टेट आइडेंटिफाई करना है जिसे रिसेंटली यूनेस्को ने इसे क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इस लैंग्वेज को डाला हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो लैंग्वेज है यानी तांगम लैंग्वेज जो है ये बिलोंग्स करती है केरला स्टेट से हमारी कंट्री के अंदर। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है लैंग्वेज। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है तांगम लैंग्वेज भाषा। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि मिजोरम से बिलोंग करती है तांगम लैंग्वेज। तो ये चार ऑप्शन है, चार स्टेट के नाम है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी वाला ये लैंग्वेज हमारी कंट्री में किस स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है, क्योंकि अब इस लैंग्वेज को बोलने वाले सिर्फ 253 लोग ही हैं हमारी कंट्री में जो कि इस लैंग्वेज को यानी तांगम लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। और इस वजह से ही इसे यूनेस्को द्वारा इसे इंडेंजर कैटेगरी में डाला गया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है, जिसका नाम बुक का नाम है तांगम एंड इथनोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंदर की जो आदि ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की, वो ट्राइबल लोग जो होते हैं वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। और अब 253 यानी 253 लोग ऐसे बचे हैं जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं, जिस वजह से ये यूनेस्को ने इसे इंडेंजर कैटेगरी में भी रखा हुआ है। और ये लैंग्वेज बिलोंग करती है तिब्बतन बर्मन जो लैंग्वेज फैमिली है उससे ये बिलोंग करती है। मेनली आप ये बोल सकते हैं तानी ग्रुप के अंतर्गत ये लैंग्वेज आती है। अब ये लैंग्वेज सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन में ही यूज करती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो रिटर्न अब इसका कुछ भी मटेरियल हमारे पास नहीं है, और बोलने वाले भी सिर्फ अब 253 ही लोग रह गए हैं, जिस वजह से ये काफी न्यूज में भी है। और जो कि चीफ मिनिस्टर ने इस बुक को रिलीज किया है, इस वजह से आप कह सकते हो कि भाई ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी का मतलब ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है लैंग्वेज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
विद रेफरेंस टू द चाबहार पोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कर रही है, जिसके अंदर ये चाबहार पोर्ट भी उनमें से एक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, स्टेटमेंट 1, 2, 3, इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और उस करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर 4 ऑप्शन देख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट लाइज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन गल्फ विद द अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ, इसके बीच की जो जगह है जहां पे ये मिलती है, उस जगह पर ये पोर्ट लोकेटेड है, चाबहार पोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे इंडिया सीक्स टू कनेक्ट सेंट्रल एशिया थ्रू दिस पोर्ट। अब हमारी कंट्री सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के लिए इस पोर्ट पर ध्यान रखे हुए, यानी कि इसके जरिए काम करवा रही है, ऐसे अटैच है, जुड़ी हुई है हमारी कंट्री, क्योंकि वो चाहती है कि इस पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्शन क्रिएट किया जा सके हमारी कंट्री का। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द पार्ट ऑफ चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी, कि चाइना की जो मोती की नीति कह लीजिए, यानी कि पर्ल स्ट्रेटजी है, उसके तहत ये पोर्ट क्रिएट किया गया है, आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। इस हिसाब से आपके पास अब 3 स्टेटमेंट हो गए। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके पास अब 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे ऑप्शन सी में बोला जा रहा है आपसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपना आंसर कमेंट करके भी बताइए भाई क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये हुआ सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि हमारी कंट्री चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रही है किसकी कोलैबोरेशन के साथ, ईरान और अफगानिस्तान की हेल्प से, ताकि सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कनेक्शन हो सके, यानी कि ये बोलूं कि हमारी कंट्री का रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ सके सेंट्रल एशिया के साथ, इसलिए इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। थोड़ा डिटेल में इसकी लोकेशन के बारे में और जान लेते हैं इस मैप के थ्रू। जैसे कि ये आप मैप देख रहे हैं, इधर ये हमारी कंट्री इंडिया है और ये गुजरात वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, मुंबई इधर कहीं आसपास, यानी कि महाराष्ट्र में मुंबई का एरिया यहाँ है। तो भाई हमारी कंट्री का जो गुजरात वाला जो रीजन है जहाँ पे कांडला पोर्ट भी है, यहां से इसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है ताकि इस रूट से हम लोग अफगानिस्तान में एंटर कर सके और उसके बाद सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो सके। ठीक है, और खास बात यह है इस पोर्ट के बारे में कि भाई चाइना ने भी इसके ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के अंदर एक और पोर्ट डेवलप करी है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। ठीक है, ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रही है और हमारी कंट्री डेवलप कर रही है चाबहार पोर्ट। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई ये दोनों जो पोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया चाइना की रिलेशनशिप और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और ये दोनों जो पोर्ट है इनके बीच में 72 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है इन दोनों पोर्ट के बीच में, आप बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बाकी कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया डेवलप कर रही है चाबहार पोर्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है वो चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और मेनली जो हमारा जो थीम है इस पोर्ट को डेवलप करना बड़ा सिंपल है कि हम लोग चाहते हैं अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, यानी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और जो लोकेशन की बात की गई थी, लोकेशन आप देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ ओमान के आसपास, यानी कि अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान का जो ये एरिया है यहाँ पर ये पोर्ट है ईरान के साथ। ठीक है, और अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ तो ये देखिए पर्शियन गल्फ काफी दूर है यहाँ से गल्फ। ठीक है, तो इसका पर्शियन गल्फ से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है ये टर्म के बारे में 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये स्टेटमेंट 1 है और इसके बाद नीचे स्टेटमेंट 2 है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पहले बोला जा रहा है इट इज द इंडिकेटिव ऑफ द इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्रीज करेंसी, यानी कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर अगर इंक्रीज हो जाती है, इस टर्म को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं।
तो स्टेटमेंट 1 में आपसे ये बोला जा रहा है कि यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए तो इट मींस हम इसे बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ द कमोडिटीज एंड द सर्विस ओवर टाइम, यानी कि एवरेज प्राइस के अंदर जो एवरेज चेंज आता है जब हम बात करें किसी कमोडिटी और सर्विस का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे इन्फ्लेशन के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि भाई नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। भैया जब इन्फ्लेशन बढ़ता है हमारी कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन अगर राइज होता है, इट मींस ये होता है कि भाई जो हमारी जो परचेसिंग पावर होते हैं वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद अब इन्फ्लेशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आप ये बोल सकते हो इन्फ्लेशन रेफर टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज और कॉमन यूज, यानी कि डेली यूज में जो चीजें हम यूज करते हैं या कोई ऐसी सर्विस जो हमारे लिए काफी मैंडेटरी है सर्वाइवल के लिए, तो उन चीजों की प्राइस में अगर कुछ इंक्रीज हो जाता है तब हम बोलते हैं कि भाई ये इन्फ्लेशन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ठीक है, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट और कंज्यूमेबल स्टेपल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले तो इसकी डेफिनेशन क्लियर आपको होनी चाहिए। अगर आप बात करें कि इन्फ्लेशन में मेजर किया जाता है तो भी मेजर किया जाता है एवरेज, जैसा कि आपको स्टेटमेंट 2 में बोला गया था, एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटी एंड द सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ फिक्स पीरियड टाइम के लिए जो भी प्राइस इंक्रीज होता है किसी कमोडिटी और सर्विसेज में, उसका जो एवरेज होता है उसे हम इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर हमारा बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। थोड़ा और जान लेते हैं कि हमारी कंट्री में भी ये जो इन्फ्लेशन है इसे कैलकुलेट करने वाली इंस्टीट्यूशन कौन है। ये हमारी कंट्री के अंदर है एनएसए, यानी कि नेशनल सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनएसओ जो है वो हमारी कंट्री में ये इसे कैलकुलेट करती है। और ये आती है एनएसओ जो हमारी कंट्री में आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो कि मेनली WPI और CPI, ठीक है, ये दोनों चीजों को कैलकुलेट करती है। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दोनों ही प्राइस इंडेक्स को हमारी कंट्री में कैलकुलेशन करने का और इस डाटा को पब्लिश करने का काम NSO करती है हमारी कंट्री है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर कैपेसिटर। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर हम बात करें सुपर कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो चलो फिर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ये एनर्जी को स्टोर करने की एक डिवाइस है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से इसे नेक्स्ट जनरेशन टर्म यूज किया जा रहा है इसके लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट हैज ए हायर पावर डेंसिटी देन द लिथियम आयन बैटरी, यानी कि मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में जो लिथियम आयन बैटरी यूज होता है उससे भी ज्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है और इसकी हायर पावर है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपने ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब जान लेते हैं ये सुपर कैपेसिटर ये क्या है। तो जैसा आपको स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि ये नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है,
ठीक है, यानी कि एक तरह से ये स्टोरेज डिवाइस है, एनर्जी को स्टोर करने वाला एक प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, इसे अल्ट्रा कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट में जैसा आपको बोला गया था कि लिथियम आयन बैटरी से भी ज्यादा ये पावरफुल ये कैपेसिटर है और ज्यादा पावर स्टोर करती है। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है। तो इट मींस जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी हो जा रहा है। इसके अलावा कुछ चीजें और जो आपको पता होनी चाहिए कि भी इसे एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल, यानी कि आप ये बोल सकते हो ARCI ने इसे डेवलप किया हुआ है और ये काफी लो कॉस्ट, यानी कि इसकी जो प्राइस होगा काफी लो कॉस्ट होगा और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। यानी कि लिथियम आयन बैटरी जो भी हाल फिलहाल में काफी पॉपुलर हो रखी है, हर जगह यूज होता है, तो उसके एक रिप्लेसमेंट के लिए आप इसे बोल सकते हो काफी यूज में आने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रज्ञता रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड। यहां जो प्रगति, बट ये प्रगति नहीं है बल्कि प्रगता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। प्रगता रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, ये किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है ये प्रगता जो है, ये प्रगता जो है आपके इसके बारे में बताया जा रहा है गाइडलाइन बाय द RBI टू अचीव सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यानी कि RBI के द्वारा एक तरह से गाइडलाइन है सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। बी इस ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अ कमांडर लेवल MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू सॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट पीसफुली, यानी इंडिया और नेपाल के बीच में अगर बाउंड्री से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने के लिए प्रगता एक तरह से टर्म यूज किया जा रहा है। और सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है गाइडलाइन बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिसे हम बोला जाता है आज के टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑन डिजिटल एजुकेशन, यानी कि डिजिटल एजुकेशन के रिगार्डिंग में गाइडलाइन है। जैसा कि आपको पता ही होगा कोविड-19 की वजह से आजकल स्कूल की जो एजुकेशन या कॉलेज की जो एजुकेशन है मोस्टली ई प्लेटफॉर्म पर हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन बताया जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये गाइडलाइन बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर द कोविड-19 पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कोविड-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी कंट्री की है, यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक तरह से ये गाइडलाइन डी ऑप्शन में बोला जा रहा है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, प्रगता के बारे में आपको बताना है, प्रगता एक्चुअल में है क्या ये बताना है आपको। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से आपने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर सी है, यानी कि ये गाइडलाइन तो है, लेकिन गाइडलाइन किससे है? ये HRD मिनिस्ट्री की तरफ से ये गाइडलाइन है डिजिटल एजुकेशन के रिगार्डिंग में, यानी कि डिजिटल एजुकेशन में किस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करना है, किस तरह से काम करना है और किस तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए इन्वायरमेंट, इसके रिगार्डिंग में एक तरह से आप बोल सकते हो एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है NCERT की हेल्प के द्वारा। NCERT आप जानते हैं, जो आप बुक्स वगैरह NCERT बुक्स आप पढ़ते हैं, तो वो जो बुक प्रिंट होती है यानी कि उसके रिगार्डिंग जो रिसर्च की जाती है वो NCERT के द्वारा की जाती है, यानी कि NCERT में टीम होती है जो कि बुक पब्लिश करने से पहले उसके ऊपर काफी रिसर्च करती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आज के लिए आपका एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि भी NCERT के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि NCERT की फॉर्मेशन कब हुई थी, यानी कि स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, जो भी इसके चेयरमैन या हेड कौन है, करंट में कौन है और फर्स्ट कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, अब जान लेते हैं कि ये जो टर्म है प्रगता, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे P फॉर प्लान है, R फॉर रिव्यू है, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड और Y फॉर तक यानी कि तक यानी टॉक के लिए यूज किया गया ये वर्ड, और A फॉर असाइन, T फॉर ट्रेस और A फॉर अप्रिशिएट, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए गाइडलाइन है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कि किस तरह से वो वेरियस प्लेटफॉर्म को यूज करके इस कोविड-19 की प्रॉब्लम के बीच पे भी बच्चों की एजुकेशन या फिर यंगस्टर की एजुकेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई बाधा ना आए, तो उसके लिए किस तरह से काम करना है इसके रिगार्डिंग में एक गाइडलाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द चंबल रिवर सेंचुरी।
ठीक है, चंबल रिवर सेंचुरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जाए द सेंचुरी इज लोकेटेड इंटायरली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि चंबल रिवर सेंचुरी के बारे में बोला जा रहा है, जो इसकी जो लोकेशन है वो इंटायरली यानी कि पूरा की पूरी जो लोकेशन है उसकी मध्य प्रदेश के अंदर है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडियाज ओनली, इट इज इंडियाज ओनली सेंचुरी फॉर डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन के रिगार्डिंग में आपसे बताया जा रहा है कि पूरी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ये एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहां पे डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट का। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और डी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, किसके रिगार्डिंग में, चंबल रिवर सेंचुरी के रिगार्डिंग में। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों, पहले ये जान लेते हैं। ये जो चंबल जो ये आपके पास ये चंबल सेंचुरी के बारे में जो यानी कि नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में अगर बात करें, रिवर सेंचुरी के बारे में आपसे जो बात करें, ये बोला गया था फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि ये मध्य प्रदेश में लोकेशन है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो लोकेशन है वो 3 स्टेट में कवर होती है। वो स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी तीनों स्टेट को मिलाकर के जो एरिया फॉर्म होता है वो होता है चंबल रिवर सेंचुरी बनता है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं ये जो चंबल रिवर है इसकी लोकेशन कहाँ है। तो भाई इस लोकेशन, इस रिवर के बारे में बोला जाता है ये वन ऑफ द पॉल्यूशन फ्री रिवर है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में साफ सुथरे पानी वाला जो रिवर है उसमें से एक ये रिवर है चंबल रिवर। ठीक है, और ये 960 किलोमीटर अराउंड ये रिवर फ्लो करती है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये कहा मैं बात कर रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब बाकी जो दूसरे स्टेट है मध्य प्रदेश के अलावा जो बाकी दूसरे स्टेट है उनके अंदर भी फ्लो करती है। टोटल ये 960 है, तो 346 तो अकेली ये किसमें, ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। और ये बताया जा रहा है कि 225 ये फ्लो करती है राजस्थान के अंदर। अब बाकी जो बच गया 32 किलोमीटर ये फ्लो करती है, ये जो बच गया ये यूपी के अंदर फ्लो करती है, यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि ये 3 स्टेट में कवर हो रखी है रिवर और उसके हिसाब से ये जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये चंबल रिवर सेंचुरी का तीनों स्टेट को कंबाइंड मिला करके हुआ है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि ये हमारी कंट्री में ओनली ऐसी सेंचुरी है जहां फिर डॉल्फिन है। ये बात भी बिल्कुल गलत हो गया। अब गलत कैसे है वो समझ लेते हैं। तो हमारी कंट्री में विक्रमशिला गैंगेटिव डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। ये ओनली ऐसी डॉल्फिन वाली सेंचुरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और है, वो कहां पर, बिहार में है। तो ठीक है, यानी कि और भी अदर देन दिस, इसके अलावा कुछ और भी जगह है, जैसे बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक और आप बोल सकते हैं डॉल्फिन से रिलेटेड सेंचुरी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है। इट मींस करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द होप मिशन। अब होप मिशन के रिगार्डिंग में आपके स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट 1 को पहले पढ़ते हैं जिसमें बोला जा रहा है इट इज द फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन फॉर द एशियन कंट्री, यानी कि एशियन कंट्री के बारे में आपको पता होगा 10 ग्रुप ऑफ कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसे एशियन ग्रुप भी बोला जाता है, उसके द्वारा ये एक प्रोजेक्ट है, इंटरप्लानेटरी मिशन है। ठीक है, ये बोला जा रहा है होप मिशन के बारे में स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज टू बी प्रोब द एटमोस्फियर ऑफ मार्स, कि मार्स के एटमोस्फियर के लिए ये एक तरह से एक मिशन लॉन्च किया गया है। ये 2 स्टेटमेंट है। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और डी में आपसे बताया जा रहा है कि भी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, सिर्फ वही करेक्ट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें वो गलत है। गलत क्यों, अब ये समझ लेते हैं। तो ये जो आपसे बोला गया था एशियन कंट्री के द्वारा ये प्लानेटरी मिशन है, ये गलत है। ये एशियन कंट्री ने इसे लॉन्च नहीं किया, बल्कि अगर इसकी बात करें इसे यूएई ने लॉन्च किया, यानी कि यूएई का ये होप मिशन है और इसे मार्स की तरफ इसे लॉन्च किया गया, यानी कि बोल सकते हो मार्स की जो एटमॉस्फेयर है उधर इसे लॉन्च किया गया है। और ये अपनी तरह का ये फर्स्ट इंटर प्लानेटरी मिशन है अरब वर्ल्ड के द्वारा, यानी कि गल्फ कंट्री के अंदर, अरब एरिया के अंदर जितने भी कंट्री है उस सारे रीजन के अंदर ये पहली कंट्री बन गई है जहां से ये एक तरह से सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होता है, ये जो मिशन लॉन्च होता है स्पेस के लिए, ये पहला मिशन करने वाली कंट्री यूएई बन गई है। ठीक है, तो यानी कि एशियन के बारे में जो आपको बोला गया था वो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था ये होप मिशन जो है ये एक तरह से एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, गलत क्यों हो गया, एशियन कंट्री की जगह यूएई होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि भाई एशियन ग्रुप जो है, एशियन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है आपको ये बतानी है। और हाँ, अभी रिसेंटली लास्ट टाइम एशियन की समिट कहां हुई थी ये बताना है आपको। ठीक है, यानी कि आपने क्या बताना है, एशियन में कितनी कंट्री आती, कंट्री के नाम बताने हैं आपको। रिसेंटली अभी इसकी समिट कहां हुई थी, लास्ट टाइम इसकी समिट होती है एनुअल बेसिस पे, आपको ये बतानी है समिट कहां हुई थी ये बताना है। दो चीज होगी, और स्टैब्लिश्ड कब हुई थी। जैसे यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है यूरोपियन कंट्री के अंदर, वैसे एशिया के अंदर एशियन ग्रुप ने भी इस तरह का काम कर रही है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन इसके बारे में डिटेल में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टी सेल। टी सेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि टी सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसके फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, साइंस से क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि टी सेल जो करता है वो हमारे इम्यून को रिस्पॉन्स करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्स करने का काम करता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कंट्रोलिंग द शुगर लेवल, कि हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करने का काम करती है टी सेल। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को एक तरह से सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है टी सेल। अच्छा, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है टी सेल। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन लगता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है तो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को करने के लिए टी सेल की मेजर भूमिका होती है, मेजर रोल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट को जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर बोला जा रहा है कि निमोनिया इज द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, लंग्स का एक इन्फेक्शन के बारे में बताया जा रहा है निमोनिया को। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है निमोनिया इज ए contagious that can be spread through the coughing and sneezing, यानी कफ वगैरह के थ्रू, खांसने छींकने से ये बीमारी फैलती है, निमोनिया के बारे में बताया जा रहा है। अब आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई इस निमोनिया के बारे में आखिर बताया क्या जा रहा है। तो जैसा कि पहले आपको बताया जा रहा है निमोनिया इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करने वाला एक तरह से आप बीमारी कह सकते हैं, एक इन्फेक्शन आप इसे बोल सकते हैं, जो कि किसी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी वगैरह से ये एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमें बीमार कर देता है। अच्छा, इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो ज्यादातर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, यानी कि जिसे इमेच्योर बोला जाता है, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनको वीक करने और उनके अंदर सबसे ज्यादा ये फैलने वाली बीमारी होती है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जिसमें आपसे ये बोला जा रहा था कि भाई ये खांसने छींकने से बहुत ज्यादा फैलती है, यानी कफिंग एंड स्नीजिंग से ये बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बारे में अगर मैं ये बात करूं कि वैक्सीन के बारे में, तो न्यूमोनोकोकल
ये इसकी एक वैक्सीन तैयार की गई है ताकि इस बीमारी से थोड़ा सा निजात मिल सके, इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए थे आपको, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और यहां आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया, इसके अंदर ये बोला जा रहा है, इट इज बीइंग बिल्ट ओवर द इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है आजाद पतन हाइड्रल पावर। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि जिसे सीपैक बोला जा रहा है, इस कॉरिडोर के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया हुआ है। और ये बोला जा रहा है कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है, इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है, यानी कि सिंधु नदी आप बोल सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसमें ऑप्शन डी में। अब इस हिसाब से यानी कि आजाद पतनम हाइड्रल पावर को ध्यान में रखते हुए, इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये जो बोला गया है कि यानी कि आजाद पतनम हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल सही बताया गया आपको कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसे हम लोग सीपैक बोलते हैं शॉर्ट में, तो सीपैक के ऊपर ही बनाया गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जिसमें आपसे ये बोला गया था इंडस रिवर के ऊपर, नहीं, ये इंडस रिवर के ऊपर नहीं, ये बल्कि झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसे इंडिया के काफी अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि ये हमारे पीओके वाला जो रीजन है, उस रीजन के अंदर ये बनाया गया, जो कि हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करता है ये प्रोजेक्ट है। इस वजह से इंडिया इसके हमेशा अगेंस्ट में रही है। बाकी अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो जनरेट यहाँ पे करती है इसके बारे में। इसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट जो कि चल रहे हैं, उसके नाम आप भी याद रख सकते हैं, जिसमें महल, कुहला, चाकोटी, खतीन, ये कुछ नाम है प्रोजेक्ट के, जो कि प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के द्वारा और भी प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं। हमारी कंट्री इसके काफी अगेंस्ट में, बहुत क्रिटिसाइज कर रही है हमारी कंट्री, क्योंकि हमारे जो एरिया है, यानी कि जेएनके वाला जो ये एरिया, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, यानी कि ये जो हम ये कहते हैं जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ पीओके वाला जो एरिया है, इस पीओके वाले एरिया से ये गुजरता है। इस वजह से आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट आगे जारी रहा तो झीलम नदी से जो पानी पाकिस्तान में जाता है, हम उस नदी से जो पानी को रोक देंगे डैम वगैरह बना करके। तो ये भी बात काफी न्यूज में रहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द मेलघट टाइगर रिजर्व कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेलघट टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी के अंदर मेलघट टाइगर रिजर्व ये एग्जिस्ट करता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है, इट इज द लार्जेस्ट टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो टाइगर रिजर्व जितने भी बनाए गए हैं, ठीक है, उनमें से ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये मेलघाट टाइगर रिजर्व। अब आपके पास ये दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए 4 ऑप्शन है, और ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस टाइगर रिजर्व को ध्यान में रखते हुए, मेलघाट टाइगर रिजर्व को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो भी हम इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब गलत कैसे है, अब वो समझ लेते हैं। तो जैसे इसमें बोला गया था मेलघट टाइगर रिजर्व, ये बताया जा रहा था कि आपको नंदा देवी
जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास है ये, यानी उसके अंदर ये बोला जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये महाराष्ट्र के अंदर जो रीजन है, विदर्भ रीजन है, उसके अंदर अमरावती डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि जो जैसे ये गुजरात यानी कि वेस्टर्न एरिया, ये गुजरात है, गुजरात के नीचे का जो एरिया महाराष्ट्र, इस एरिया की बात की जा रही है। इस एरिया में इसकी लोकेशन है। और जो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से जो टच करता हुआ जो महाराष्ट्र का रीजन है, ये रीजन, ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे इसकी लोकेशन है अमरावती। तो ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहां विदर्भ रीजन के अंदर ये रिजर्व है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। और ये जो आता है एक्चुअली जो ये आता है वो आता है सतपुरा मेकल लैंडस्केप एरिया जो है, जो कि एमपी और महाराष्ट्र को के बीच में जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया के आसपास ये इसकी लोकेशन है। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बताया गया था इसे हमारी कंट्री के अंदर। नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगर हम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आंध्र प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व, ये हमारी कंट्री के अंदर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के बाद जो मध्य प्रदेश है, जहां मैं बता रहा हूं सतपुरा रीजन है, उसके आसपास ये पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि लार्जेस्ट टाइगर जहां पे अभी करंटली है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इसे होम ऑफ द टाइगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। आपके लिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं। ठीक है, आपने ये बताना है टोटल टाइगर रिजर्व हमारे कंट्री में कितने हैं। और सतपुरा रीजन में एक बड़ा फेमस टाइगर रिजर्व भी है, उसका नाम भी आपको बताना है, जो कि एमपी का जो बोल सकते हैं साउदर्न एरिया है, जो कि महाराष्ट्र से टच करता है, उसके आसपास एक टाइगर रिजर्व है। उस टाइगर रिजर्व का नाम बताना है। इसलिए मैं मैप नहीं दिखा रहा हूं, ताकि अगर मैप दिखाऊंगा तो आप आंसर इजिली बता पाओगे। थोड़ा सा स्टडी करना है आपको और ये भी बताना है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के अंदर बोला जा रहा है आपसे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है बायोकैटालाइसिस रेफर टू द यूज ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्स टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये जनरल साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला जा रहा है केमिकल रिएक्शन को अगर हम स्पीड अप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चीजें इस्तेमाल, जब नेचुरल सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे बोला जाता है बायोकैटालाइसिस टर्म के रूप में से रेफर किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें बायोकैटालाइसिस, तो इसका मतलब ये है कि भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे इंक्रीज करना है, स्पीड अप करना है उस रिएक्शन को, तो उसके अंदर नेचुरल सब्सटेंस अगर हम यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है बायोकैटालाइसिस। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है क्रायोजेनिक्स रिएक्शन के बारे में बोला है। केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है सारा हो गया ये कि क्रायोजेनिक्स रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म एट द हाई टेम्परेचर। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है तो उसे क्रायोजेनिक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट है। अगर 8, 9, 10 की अगर आप थोड़ी बहुत साइंस पढ़ते हैं तो ये वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। मेनली 9, 10 का तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी जरूर कवर करिएगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1, 2 यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। जनरल साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो टर्म आपको बोला गया था बायोकैटालाइसिस जो टर्म है ये बिल्कुल सही है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे स्पीड अप करना है, जिसे हम कैटलाइज बोलते हैं, जो स्पीड अप करना है, तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, उसे हम बायोकैटालाइसिस टर्म के रूप में रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये बोला गया था कि क्रायोजेनिक्स रिएक्शन जो है ये हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये हाई टेम्परेचर पे नहीं बल्कि लोअर टेम्परेचर पे परफॉर्म होती है रिएक्शन। और इसमें जो टेम्परेचर होता है -150 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इस तरह का रिएक्शन कहाँ होगा, इस तरह का रिएक्शन पोलर एरिया जो वहां पे होगा। जैसे ये आपका पूरा ग्लोब है, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, इस एरिया में ये इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल है। अदर देन दैट मुश्किल है, ये चीजें नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल तरीके से भी इतना टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा टफ काम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, आपको पढ़ना है और फिर एनालाइज करके आंसर अटेम्प्ट करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। और नीचे आपसे बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसे चूज करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ थर्मल एट पोर्ट विच हैंडल कंटेनर एंड स्टोर देन परमानेंटली, यानी कि ये एक तरह से थर्मल टाइप ऑफ एक टर्मिनल आप बोल सकते हैं जो कि परमानेंटली कंटेनर को स्टोर करता है, कंटेनर्स को, और स्टोरेज का काम करता है। ये बोला जा रहा है ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ये बात बोली गई। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब्स इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ICTT, बीइंग डेवलप एट द वल्लभपदम टर्मिनल, यानी वल्लभपदम टर्मिनल जो है हमारी कंट्री का पहला इस तरह का, यानी कि ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल टाइप का जो पहला कंटेनर जो बनाया गया था इस टर्मिनल पर बनाया गया हुआ है। अच्छा, थर्ड में आपसे ये बोला जा रहा है कि वल्लभपदम टर्मिनल जो है, वल्लभपदम जो टर्मिनल है, ये इज अ पार्ट ऑफ द कोचीन पोर्ट इन द कोची इन केरला। केरला के अंदर जो कोची जो पोर्ट है, यानी कि जो बंदरगाह आप बोल सकते हैं, उसके अंदर इसे वल्लभपट्टनम टर्मिनल एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। थर्ड में लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, सेकंड में बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब जो है इसे बताया जा रहा है वल्लभपदम टर्मिनल को बताया जा रहा है। और फर्स्ट में आपसे ये बोला गया कि ये एक तरह से कंटेनर को स्टोर करता है परमानेंट तरीके से, यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकता है। तो ये आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास सी है, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ये जो आपसे बोला गया था ये परमानेंटली स्टोर करता है, नहीं भाई, ये परमानेंटली काम नहीं करता, बल्कि ये टेम्परेरी बेस पे स्टोर करता है, यानी कि ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। बस ये क्या करता है, जैसे कोई भी शिपमेंट आता है किसी और कंट्री से, मान लीजिए किसी गल्फ कंट्री से कोई क्रूड ऑयल वगैरह आया और हमारी कंट्री में कहीं से मतलब बाकी जगह पहुंचाना है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से छोटे छोटे बड़े शिप से छोटे छोटे शिप में या छोटे छोटे कंटेनर में कन्वर्ट करके उसे बाकी एरिया में, हमारी कंट्री के बाकी एरिया में से पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये जो परमानेंट की बात की गई थी गलत है, ये बल्कि टेम्पररी एक तरह से काम करता है, और सिर्फ इतना कि ट्रांसफर कर सके किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन को पहुंचाने में, बस इतना ही काम करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा वो बिल्कुल गलत हो गया। बाकी अगर हम बात करें कि भाई ये सेकंड स्टेटमेंट की, तो वो करेक्ट है, यानी कि ये जो पल्लारबदम टर्मिनल जो है हमारी कंट्री में, ये इस तरह का, ये फर्स्ट अपनी तरह का ये पहला है शिपमेंट जो हम ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो बनाया गया है, जिसे ICTT जो बोल सकते हैं, ये हमारी कंट्री में फर्स्ट इस तरह का बनाया गया है। और इसकी लोकेशन के बारे में जो सी में आपसे बोला गया कि ये कोचीन के अंदर है, ठीक है, यानी कि ये कोचीन के अंदर जो आपको बोला गया था, कोची यानी केरला के अंदर जो बताया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। गलत क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी बेस पे होता है, स्टोर करता है, ना कि परमानेंट बेसिस पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बायोफार्मर मिशन। नेशनल बायोफार्मर मिशन के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिख रहा है आपको, सेकंड स्टेटमेंट ये है आपके पास, और दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इसे चूज करिए। और करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास ये 4 ऑप्शन गिवन है, 4 में से एक ऑप्शन जो आपका करेक्ट है, बाकी 3 गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, यानी जिसे शॉर्ट में BIRAC यानी बिराक भी बोला जाता है। इस काउंसिल ने, यानी कि BIRAC यानी कि बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया नेशनल बायोफार्मा मिशन। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द
Innovate in India I3 program has been launched under the mission to promote indigenous manufacturing and biopharma sector. बायोफार्मा सेक्टर के अंदर इंडिजिनियस का मतलब होता है जो अपनी कंट्री में खुद के द्वारा अगर कोई चीज डेवलप की जाती है, कोई भी चीज, तो उसे इंडिजिनियस बोला जाता है। यानी कि हम बिना किसी आउटर हेल्प, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प, किसी और कंट्री की हेल्प के बिना अगर कुछ लॉन्च करते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, उसे इंडिजिनियस बोला जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर यानी कि नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंदर क्या किया जाता है कि अपनी कंट्री के अंदर ही इंडस्ट्री लेवल पर कुछ चीजें लॉन्च की जाती है और फिर उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करके कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन 1 यानी फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास ए है, इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यानी करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा जान लेते हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन के बारे में। ये जो मिशन है, जैसे आपने स्टेटमेंट 1 में भी आपको क्लियर दिया हुआ था कि इस मिशन को हमारी कंट्री के अंदर जो बिराक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म है इसकी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो काउंसिल है ये हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, यानी इसके कंट्रोल में ये काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये काम करती है। यानी कि आपको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट पता होना चाहिए, और ये जो काउंसिल है किसके अंदर काम करती है। तो इन्होंने ये 2017 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो कॉस्ट रखी गई थी 1500 करोड़ कॉस्ट रखी गई थी, मतलब फंड प्रोवाइड किया गया था, और 50% जो फंड आया था वो वर्ल्ड बैंक से आया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन के थ्रू ये इस प्रोग्राम में पैसा आया था, फंडिंग हुई थी, जिसके अंदर ये फोकस किया गया था कि इंडस्ट्री और एकेडमिका, यानी कि कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री को कोलैबोरेट कर करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल एरिया के अंदर, बायोफार्मास्यूटिकल के एरिया के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें इन्वेंट की जाए और वो भी विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। और इसके अंदर जो प्रोग्राम के जो इनिशिएटिव का जो नाम रखा गया ये I3 रखा गया। I3 वो कंप्यूटर वाला I3 नहीं है, यहाँ पे I3 का मतलब ये कि इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम ये रखा गया, जिसके अंदर इंडिया के अंदर ये इनोवेट किया जाएगा, और जो हेल्प होगी वो किसी एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली जाएगी, बल्कि इंडिया के अंदर खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसके अंदर जो चीजें रिसर्च किया, डेवलपमेंट जो किया जाता है वो किया जाता है किसी भी वैक्सीन के ऊपर, मेडिकल डिवाइस के ऊपर, कोई डायग्नोस्टिक टूल वगैरह बनाने के लिए, या फिर कोई मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेडिसिन फील्ड में, यानी कि मेडिकल फील्ड में, मतलब डॉक्टर को और पेशेंट को रिलीफ पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन के लिए ये काम किया जाता है नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द फंडिंग ऑफ रूरल लोकल बॉडी, जिसे शॉर्ट में RLB भी बोला जाता है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़े तो इसमें बोला जा रहा है द RLB इज रिसीव द ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद इन्हें ग्रांट मिलती है। ग्रांट यानी कि आप बोल सकते हो ऐसा पैसा जिसे वो अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी होती है, मतलब किसी लोकल बॉडी को इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसके लिए इनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से बोला जा रहा है? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द बेसिक ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड बाय द RLB फॉर द लोकल स्पेसिफिक नीड, यानी कि लोकल एरिया में कोई स्पेसिफिक नीड है उसको पूरा करने के लिए ये ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो प्रोवाइड किया जाता है बोला जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि हमारी कंट्री में जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी सेंटर पे जो भी गवर्नमेंट होगी वो लोकल बॉडी को डायरेक्टली ये फंड प्रोवाइड करेगी किसी लोकल स्पेसिफिक नीड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये दो स्टेटमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है,
और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इस दो स्टेटमेंट के अंदर, इनको चूज करिए, उसके बाद अपने ऑप्शन चूज करिए और बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हमारी कंट्री के अंदर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो पंचायत हमारी मतलब गवर्नमेंट के अंदर यानी हमारी कंट्री के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम है, इसका बड़ा मेन रोल है इस काम को करने के लिए। और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस कमीशन है, जो अभी आपको मालूम होगा कि हमारी कंट्री में 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से ये फंड प्रोवाइड किया जाता है लोकल बॉडी को। और आर्टिकल 280 में यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में ये चीजें मेंशन है कि लोकल बॉडी को फंड प्रोवाइड किया जाएगा, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन इसकी रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, कुछ ये बात बोली गई है। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट ये फंड प्रोवाइड किया हुआ है 28 स्टेट के अंदर, कुछ जितने भी स्टेट है वहां लोकल एरिया लेवल पे यानी कि रूरल एरिया में ये कुछ फंड प्रोवाइड किया है, जिसमें 15,000 करोड़ 187 करोड़ कुछ अराउंड आप बोल सकते हैं कुछ फंड प्रोवाइड किया। नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेनली जो रिकमेंडेशन जो आती है वो आती है रूरल एरिया की। अगर मैं बात करूं तो रूरल एरिया में आती है पंचायती राज के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू, ठीक है। और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है ड्रिंकिंग एंड वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, ये अर्बन एरिया के अंदर बोल सकता हूं मैं। और इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि 3 मिनिस्ट्री मिलकर के इसके अंदर काम करती है, जो कि रिकमेंड करती है कि लोकल बॉडीज को फंड मिलना चाहिए। और इसके बारे में 15 फाइनेंस कमीशन भी जो अभी रिसेंटली आई वो भी इसको रिकमेंड करती है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूं। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में ये जो बोला जा रहा है, इसके अंदर जो रेशियो होता है, ठीक है, यानी कि फंड एलोकेशन का जो रेशियो होता है, जो फाइनेंस कमीशन जो बोलती है उसे 2 पार्ट्स में होता है। ये बोला जाए फर्स्ट क्या बेसिक नीड को प्रोवाइड करने के लिए और टायर्ड ग्रांट को प्रोवाइड करने, यानी 50:50 का रेशियो होता है। बेसिक नीड जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, एक मिनिस्ट्री पंचायती राज है और जल शक्ति है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो गांव एरिया है, जो लोकल एरिया है, वहां के जो उनकी बेसिक नीड है उसे फुलफिल करने का मेनली काम करते हैं, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस रिसीव कर पाए, मतलब किसी को बाहर ना जाना पड़े, तो उसके लिए ये काम करती है। दूसरा ये कि ड्रिंकिंग वाटर, हर घर में ड्रिंकिंग वाटर और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, इस तरह की चीजें अवेलेबल हो हर गांव के अंदर, और रिसाइकलिंग प्रोसेस सेटअप हो सके, ये सारी काम मेनली ये करती है। तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। आपको पता होगा कि भी ये अभी रिसेंटली जो मतलब रिसेंटली नहीं, काफी 1-2 साल काफी साल हो गए तो, हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं कुछ, ठीक है। उसके अंदर जो सेकंड सस्टेनेबल गोल है उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी एसडीजी जो है एसडीजी 2 के अंतर्गत आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है और थर्ड स्टेटमेंट ये है। और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, यानी कि आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन चूज करने हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय द नीति आयोग, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर कि नीति आयोग काम करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए और उसे प्रेजेंट करने के लिए काम। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आपको ये बोला जा रहा है अराउंड 271 मिलियन पीपल, यानी कि ये पॉपुलेशन, इतनी नंबर ऑफ पर्सन के बारे में बोला जा रहा है कि 271 मिलियन पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट डेकेड। लास्ट डेकेड में ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर ये बोला जा रहा है 271 लोगों को जो गरीबी रेखा के जो नीचे थे उनको अपलिफ्ट किया गया है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है द पॉवर्टी एस्टिमेट प्रेजेंट वर ड्रॉन फ्रॉम द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019, यानी जिसे MPI भी बोला जाता है। इसके अंदर जो गरीबी यानी कि पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पे होता है, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अब 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है,
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल थ्री स्टेटमेंट, यानी कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 को ध्यान में रखते हुए आपको, यानी कि जिसके अंदर ये बोला जाए नो पॉवर्टी, ठीक है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो, उसको ध्यान में रखते हुए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है उस हिसाब से अपना आंसर चूज करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे रिपोर्ट के बारे में। तो ये एक तरह से वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, यानी कि जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो SD2 है उसके बारे में बात करें, या फिर मैं पूरे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करूं, तो इसके रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट जो तैयार की जाती है हमारी कंट्री के अंदर, वो तैयार की जाती है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो ये जो रिपोर्ट आ रही है कि 271 मिलियन पीपल को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, मतलब कहने का मतलब है पॉवर्टी लाइन से ऊपर लिफ्ट किया गया, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ये बोला जा रहा है 2005-6 से लेकर के 2016-17 ये जो डेकेड पीरियड रहा था, यानी कि 10 सालों में पॉवर्टी में कमी आई है, ये बोला जा रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास था कि ये बोला जा रहा है कि जो गरीबी का, यानी कि पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि कितने लोग गरीब है, ये किस तरह डिसाइड होता है। तो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, जो कि 2019 में जो आई थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि भी कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, कौन ऊपर है, कितने लोग इसके नीचे हैं, कितने लोगों की बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही है। इस रिपोर्ट यानी इस इंडेक्स के हिसाब से डिसाइड होता है। अब जब ये रिपोर्ट आ गई तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिपोर्ट प्रिपेयर कौन करता है, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में UNDP, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, जिसे 2010 के अंदर इसे ये लॉन्च किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस इंडेक्स को जो तैयार करती है दो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन मिलकर करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। और 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो तीन सेक्टर को रखा जाता है, जिसके अंदर एजुकेशन को, हेल्थ को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ध्यान में रखा जाता है। बाकी इसके सब पॉइंट है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर किस किस चीजों को रखा जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे, इन तीनों फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि भी कितने लोग पॉवर्टी के लाइन के नीचे है, कितने ऊपर है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पॉवर्टी लाइन, किसी भी कंट्री का पॉवर्टी लाइन क्या होगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो गया। डी का मतलब ये हुआ तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे की फैक्टर हैं जो आपको पता होना चाहिए और इससे काफी क्वेश्चन आपसे बनाए जा सकते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, क्या नाम है, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन कौन सा इंस्टीट्यूशन करता है, कौन सा इंटरनेशनल बॉडी मिलकर इस पे काम करती है, वगैरह वगैरह कई तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें बनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये होता क्या है, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, यानी कि इससे समझ में ये आ गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, पॉलिटी से उठाया गया है। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, 2 और ये स्टेटमेंट 3। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा ये हमें आंसर करना है। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन द कोलैबोरेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे ECI बोला जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसके अलावा प्रेसिडेंट, दोनों मिलकर के इसे अपॉइंट करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर देती होगी और जो अपॉइंटमेंट का काम है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में से ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे ये बोला जा रहा है इट रिड्रॉ लोकसभा स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट एंड द अर्बन लोकल बॉडी इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसके अंदर जो रिड्रॉ किया जाता है, जिन लोगों को तैयार किया जाता है, उसके अंदर लोकसभा स्टेट असेंबली को और उसके अलावा लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूंसी को, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। और थर्ड जो स्टेटमेंट आपके पास ये बोला जा रहा है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि 1 वोट 1 वैल्यू के हिसाब पे, इस प्रिंसिपल की बेसिस पे इसके अंदर इसमें काम किया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके पास है और इसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से बन जा रहे हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3 यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर कौन कौन से, उनको पढ़िए, समझिए और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी का मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वेश्चन गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं भाई क्या गलती है क्या सही है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में क्वेश्चन था, तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो इस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करता है, यानी कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करता है। और इसके अलावा इसमें जो किसके कोलैबोरेशन में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के हिसाब से इस पे काम किया जाता है। इस कमेटी के अंदर जो मेनली जो लोग होते हैं वो होते हैं रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको लिया जाता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के एक टीम बनती है जो कि डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट होता है हमारी कंट्री के अंदर। अच्छा, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 180, ये दो आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन दोनों के ऊपर डील करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो आर्टिकल 82 जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर डील बताता है, और उसके बाद 170 जो आर्टिकल है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबलीज के बारे में बताता है। ठीक है, हाँ, ये ड्रॉ करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जो कि स्टैब्लिश्ड हुई होती है हर सेंसस के द्वारा। या आप ये बोल सकते हो जब भी 10 साल के बाद हमारी कंट्री में सेंसस होता है उसके बाद इसे डिसाइड किया जाता है कि कितने एरिया में कितनी वो होगी और उस हिसाब से कितनी सीट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया की, यानी कि पॉपुलेशन को कैलकुलेशन होने के बाद ही डिसाइड ये बात की जाती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो कमीशन फॉर अर्बन लोकल बॉडी है उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये गलत हो गया। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में जो ये प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, तो 1 वोट 1 वैल्यू, इसके हिसाब से, हाँ बिल्कुल इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये डिलिमिटेशन कमीशन काम करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा प्रोग्राम के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। एजुकेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अगर थोड़ा सा ही फोकस करते हैं क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री से इसका रिलेशन है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, रिसेंटली मतलब 1 साल लगभग हो गए। निष्ठा प्रोग्राम, तो निष्ठा प्रोग्राम के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आखिर है क्या, इसके बारे में बताइए। तो दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट हैज बीन लॉन्च टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम एट द हायर सेकेंडरी लेवल इन द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर हायर सेकेंडरी लेवल। पहले तो आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। जैसे क्लास 1 से, मैं थोड़ा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का जो होता है इसे हम लो प्राइमरी लेवल, लोअर प्राइमरी लेवल भी इसे हम बोल देते हैं, लोअर प्राइमरी लेवल क्लासेस बोल देते हैं। ठीक है, और क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक, ठीक है, इसे हम लोग बोल देते हैं अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, यूपीएल लिख देता हूं मैं, अपर प्राइमरी लेवल बोल देते हैं। और जब इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, इन दोनों को, यानी कि 1st से 8th की बात करें, इसे हम एलिमेंट्री लेवल बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम एलिमेंट्री लेवल इसे बोल देते हैं कंबाइंड। अच्छा, उसके बाद 9th 10th जो आता है, ठीक है, 9th क्लास 9th और 10th, मतलब ये बड़ा बेसिक चीजें हैं, अगर आपको क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काफी क्वेश्चन इसे उठाए जाते हैं। 9th 10th होता है, इसे सेकेंडरी लेवल भी है, सेकेंडरी क्लासेस इसे बोल जाती है। ठीक है, सेकेंडरी क्लासेस इसे आप बोल सकते हो, ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई। ठीक है, ये सेकेंडरी आपकी होगी। और उसके बाद क्लास 11th और क्लास 12th जो होता है आपका, ठीक है, इसे हायर सेकेंडरी बोला जाता है, या हायर सेकेंडरी भी बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इसे सीनियर सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्लासेस का। ये 11th 12th सीनियर सेकेंडरी हो गया, और 9th 10th जो होता है आपका ये सेकेंडरी क्लासेस हो गए, और क्लास 6 to 8 जो होता है ये अपर प्राइमरी लेवल होता है, और क्लास 1 से लेके 5th जो होता है लोअर प्राइमरी लेवल होता है। दोनों को कंबाइंड करते हैं, यानी कि 1 से लेके 8 तक जो होता है इसे हमें एलिमेंट्री लेवल इसे बोला जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें आपको पता नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर डिग्री होती है, फिर एमफिल पीएचडी वगैरह, ये सब तो आपको पता होगा। लेकिन इसके अंदर गलती हो जाती है कि जो को सिलेक्ट करने की, एलिमेंट्री का मीनिंग क्या है, प्राइमरी का मीनिंग क्या है, ठीक है, लोअर प्राइमरी का मतलब क्या है, अपर प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी क्या है, सीनियर सेकेंडरी क्या है। तो क्लास 10th की जो आपकी मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है, देखिएगा उसमें लिखा हुआ भी होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन थ्रू द इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, यानी कि ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो क्वालिटी इंप्रूव की जाती है स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर, टीचर को इंटीग्रेट करके उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम
को रख करके, किसके अंदर, निष्ठा प्रोग्राम के अंदर ये बात बोली जा रही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि हायर सेकेंडरी लेवल, आप समझ गए होंगे हायर सेकेंडरी का मतलब है कि क्लास 11-12 की बात की जा रही है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है ये आपने बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी करेक्ट है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलती क्या है इसके अंदर ये समझ लेते हैं, जिसके अंदर ये बोला गया था आपको कि हायर सेकेंडरी के अंदर है, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे इधर, तो यहाँ क्या बोला गया था इसके कि हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर इसमें बात की जा रही है, निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च किया। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है इसके अंदर, अब वो समझ लेते हैं। जैसे इसमें ये बोला गया था हायर सेकेंडरी लेवल पे, बल्कि हायर सेकेंडरी लेवल पे इसे लॉन्च ना करके इसे जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था एलिमेंट्री लेवल पर। एलिमेंट्री लेवल का मतलब आप समझ गए होंगे। एलिमेंट्री का लेवल के अंदर जो 2 बातें मैंने आपको बताई, क्लास 1 से 5th है लोअर प्राइमरी, और क्लास 6 to 8 है अपर प्राइमरी लेवल। यानी कि एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 की इसके अंदर बात की जा रही है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर इसे इंप्रूवमेंट के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया निष्ठा प्रोग्राम। अब निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। निष्ठा का अंदर मतलब ये होता है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसके अंदर टीचर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है, और टीचर के अलावा जो भी इसके हेड होते हैं, हेड का मतलब जो एचएम हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल हो गए, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है ताकि वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसे क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। सबसे पहले जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ये आंध्र प्रदेश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये ध्यान में रखते हुए 2019 में लॉन्च किया गया था, ये बोल करके कि फेज 2 मोड ऑफ इंप्रूवमेंट लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करने के लिए इसका एक मकसद था कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जा सके, ठीक है। अभी जैसे आपको मालूम है कि कोविड-19 चल रहा है, तो इस वजह से अब इस तरह के जो प्रोग्राम है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किए गए हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक दीक्षा प्रोग्राम है, दीक्षा प्रोग्राम और निष्ठा प्रोग्राम। दीक्षा का मतलब यहाँ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये एक प्रोग्राम, और निष्ठा प्रोग्राम, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बट आपको जो आपके लिए थोड़ा सा काम रहेगा कि आपको ये दोनों प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि ये दीक्षा प्रोग्राम क्या है, ठीक है, और निष्ठा प्रोग्राम के बारे में तो आपको चलो पता लग गया, और ये दीक्षा प्रोग्राम क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दीक्षा पोर्टल जो है काफी यूजफुल आपके लिए भी होने वाला है। तो आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं दीक्षा पोर्टल को, थोड़ा नेट पे सर्च करिएगा ये दीक्षा पोर्टल है क्या। बीइंग ए टीचर मैं भी काफी यूज करता हूं, तो एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट ये भी आपके लिए काफी यूजफुल पोर्टल होने वाला है, तो यूटिलाइज करिएगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन ये होगा कि दीक्षा पोर्टल क्या है, एक तो ये बताना है। निष्ठा पोर्टल के बारे में थोड़ा बताइएगा, यहां से तो आपको पता लग गया इसके कब इंप्लीमेंट हुआ था, कौन से स्टेट में पहले इंप्लीमेंट हुआ था, किसको टारगेट रखा गया, इसका एम क्या है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। और कुछ भी आपकी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे मैंने आपको, उसको आंसर भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।